शाम 6 बजे हम रेस्ट हाउस पहुंचे। रामू ने दरवाजा खोला, एक एक कमरा दिखाया। मैंने पूछा, तुम कुछ थके थके से परेशान लग रहे हो। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, बूढ़ा हो गया हूँ सरकार, ज्यादा काम से थक जाता हूँ, मगर 3 बकत का खाना पका लेता हूँ। आपको ठीक बकत पे खाना मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, हमारे लिए 8 बजे खाना ले आना। मैंने फोन पर डीजी धावन से जरूरी बातें की, अपने रेस्ट हाउस पहुंचने की इत्तला दी। धावन ने कहा, बिस्तर के गद्दे के नीचे एक पिस्तौल और 4 लोडेड मैगजीन हैं। बाकी जरूरत की चीजें और रेंटेड कार कल सुबह तक पहुंच जाएगी। मैंने फोन बंद कर दिया। हम एक सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। रात के 8 बजने वाले थे। रामू महाराज एक ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर आकर बोला, ठीक 8 बजे खाना लाया हूँ, अभी खाएंगे या देर से? मैंने कहा ले आओ। वो कमरे के अंदर बूढ़े कदमों से आया, फिर अचानक उसने ट्रे एक तरफ फेंक दी। उस पर रखी हुई डिश के बर्तन खाली थे। उसने ट्रे के नीचे एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था और मैं उसके निशाने पर था। बीना ने कहा, महाराज तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, रिवॉल्वर के वजन से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। मैंने कहा, मेरी बात मानो, अपने एक तरफ फर्श पर 2 फायर करो। दुश्मन को यकीन हो जाए कि हमारा काम तमाम हो चुका है। गुलाम फिर गुलाम होता है। दुश्मन लाख मजबूर करे फिर भी वो अपने आका का हुक्म मानता है। कम ऑन, फायर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मालिक मैं मजबूर हूँ, मैं आप दोनों को कत्ल नहीं करूंगा तो वो मासूम बच्चों का गला काट देंगे। मैंने मोबाइल फोन के नंबर पंच किए। राब्ता होने पर कहा, हेलो मैं निसार अहमद, ये फोन रामू महाराज को दे रहा हूँ, बात करवा दो। मैंने फोन को मेज पर आगे बढ़ाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, फिर कहा, पहले फोन पर बात करो फिर हमें गोली मारो। उसने मोहतात अंदाज में रिवॉल्वर को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से फोन उठाकर बोला, जी मैं हूँ रामू महाराज। दूसरी तरफ से आवाज आई, महाराज तुम्हारे भाई और उसकी रखेल ने दुश्मन से 20,000 लेकर तुम्हारे बच्चों को अगवा किया था। जब हमने उस रखेल की अच्छी तरह पिटाई की तो उसने उगल दिया कि बच्चों को कहाँ छुपा कर रखा गया है। अब तुम्हारे दोनों बच्चे हमारे पास हैं, उनकी आवाज सुनो। फिर वो एक एक बच्चे की आवाज सुनने लगा, खुशी से रोने लगा। उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया था। वो मुझे फोन देकर दोनों हाथ जोड़कर बोला, बड़े साहब मेरे बच्चों को बचा लिया है, आप मेरे को क्षमा कर दें। वो मेरे कदमों में गिर गया। मैंने कहा, मेरी एक बात मानोगे तब माफ करूंगा। उस रिवॉल्वर से जरा दूर फर्श पर 2 बार गोलियां चलाओ, फिर घबराते हुए बरामदे में जाकर गिर पड़ो। उसके बाद बैठकर खौफ से कांपते रहो जैसे पहली बार तुमने 2 इंसानों की हत्या की हो। उसने रिवॉल्वर उठाकर मेरी हिदायत के मुताबिक दूर फर्श पर 2 गोलियां चलाईं और फिर घबराते हुए कमरे से बाहर बरामदे में जाकर गिर पड़ा। उसके बाद बैठकर खौफ से कांपने लगा। 1 मिनट के बाद ही बरामदे में कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर हमने पीताम्बर बजाज की आवाज सुनी, तुमने पहली बार ऐसा काम किया है, अब पकड़े जाओगे तो मेरा हुलिया बताओगे। रॉ के रिकॉर्ड में मेरी तस्वीरें हैं, तुम तस्वीर पहचान कर उन्हें मेरे पीछे लगा दो, इसलिए अब तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसने पिस्तौल से उसका निशाना लिया। मैंने दरवाजे की आड़ से उसके हाथ पर गोली मारी। पिस्तौल हाथ से गिर गया। वो घबरा कर भागने लगा। मैंने उसकी टांग पर गोली मारी तो वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बीना ने बरामदे के फर्श पर पड़ा हुआ उसका पिस्तौल उठा लिया। मैंने मोबाइल फोन के जरिए डीजी धावन से कहा, हमारी प्लानिंग कामयाब हुई है, हमने यहाँ आने वाले एक मुजरिम को जख्मी कर दिया है। वो बोला, मिस्टर निसार अहमद, तुम हमारे सुराग रसानों से ज्यादा ज़हीन और कामयाब प्लान मेकर हो। मैंने कहा, सर एक जरूरी बात है। होटल के फोन पर जिसने जहरीले खाने की इत्तला देकर कहा था कि आइंदा हम उसके हाथों मारे जाएंगे, यहाँ पड़े हुए जख्मी की आवाज बिल्कुल वैसी ही है। अब आप या आपके मातहत इससे उगलवा सकते हैं कि ये कौन है। धावन बोला, रेस्ट हाउस से 2 किलोमीटर दूर हमारे अफसरान हैं, वो आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। पहले वो सुराग रसा आए। एक अफसर ने देखते हुए कहा, ओहो पीताम्बर बजाज, इट्स यू। उस अफसर ने फोन पर कहा, सर आप आ रहे हैं। डीजी धावन ने कहा, हाँ तुमने मुजरिम को देखा है? वो बोला, यस सर, जिसे हम पिछले 1.5 साल से तलाश कर रहे हैं, ये वही पीताम्बर बजाज है। धावन बोला, वाह हमारे अजनबी मेहमानों ने तो कमाल कर दिया, मैं पहुंच रहा हूँ। अफसर ने फोन बंद करके मातहत से कहा, रिकॉर्डिंग मशीन और टॉर्चर का सामान ले आओ। मातहत गाड़ी की तरफ गया। दूसरा मातहत पीताम्बर बजाज के बालों को मुट्ठी में पकड़कर खींचता हुआ कमरे में ले आया। फिर पूछा, तेरे साथ और कौन है? वो बोला, कोई नहीं है, कालिया की बेटी शिल्पा ने मुझे धोखा देकर रॉ के अहम राजों की अधूरी नकलें फोटो स्टेट करवा के दी। इस तरह आप लोग समझने लगे कि वो तमाम टॉप सीक्रेट मैंने छुपा रखे हैं। रिकॉर्डिंग मशीन आ गई, उसका बयान रिकॉर्ड होने लगा। उसे अजियतें देकर आलात भी आ गए थे। वो हाथ जोड़कर बोला, ये आलात मुझे मार डालेंगे, मैं एक जरा सा भी झूठ नहीं बोलूंगा।
मैंने सोचा आप लोगों को अधूरे राज देकर मैंने धोखा दिया है, इसलिए आप लोगों ने अंडर प्रेशर रखने के लिए मेरी बेटी निर्मला को अगवा किया है। फिर मैंने अखबार में पढ़ा कि मेरी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। तब मैंने कसम खाई कि मैं धावन साहब की बेटी को अगवा करके कत्ल करूंगा। मातहत ने पूछा, तुमने मिस पद्मनी को अगवा करने में महीना डेढ़ लगा दिया, इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? बजाज बोला, आप लोगों ने मेरे तमाम बैंक अकाउंट सील करके मुझे मोहताज बना दिया था। गैर मुल्की बैंकों के अकाउंट्स भी फ्रीज करना चाहते थे, लेकिन मैंने लंदन और स्विट्जरलैंड में अपने एक दोस्त के जरिए बड़ी बड़ी रकमें निकलवा ली। यहाँ इस रकम से एक खतरनाक मुजरिम को मुंह मांगी रकम देकर धावन साहब की बेटी को अगवा करना चाहा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मगर न जाने ये कहां से अचानक आ गया। मेरी प्लानिंग नाकाम हो गई। मैंने पूछा, तुम होटल में जहरीले नाश्ते के जरिए हमें आसानी से हलाक कर सकते थे, फिर ऐसा क्यों न किया? वो बोला, मुझे मेडिकल रिपोर्ट मालूम हो गई थी कि सिर्फ मेरे किराए के कातिल की कलाई पकड़ने से उसकी हड्डी तड़क गई थी। तब मैंने सोचा तुम बहुत काम के आदमी हो, मैं किराए के मुजरिमों से तुम्हें जख्मी करवा के अपना कैदी बनाऊंगा। तुम किसी गैर लड़की को बचाने के लिए जान पर खेल सकते हो, तो मेरी बेटी पर होने वाले मजालिम की रुदाद सुनकर मेरे साथ भी इंसाफ करोगे। फिर तुम्हारे सामने कुछ सबूत पेश करूंगा कि तुम जिस धावन साहब को जानते हो वो रॉ जैसी खतरनाक तंजीम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तुम शरीफ और दलेर हो, इन मुजरिमों का साथ नहीं दोगे। उसका बयान जारी था। वो मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दे रहा था। ऐसे वक्त डीजी धावन आ गया। उसने मेरी पीठ थपक कर खामोशी से दाद दी। बीना के सर पर हाथ रखा, फिर पीताम्बर बजाज से पूछा, अपनी ये चाल समझाओ कि तुम्हें पाकिस्तानी सियासतदानों से क्या दिलचस्पी है? बजाज बोला, मैं अपनी मकतूल बेटी निर्मला की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा वहाँ के सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं है। धावन ने कहा, फिर तुमने ये क्यों कहा था कि हम वहाँ के 4 सियासतदान दुर्दाना की पार्टी से अलग करके रूपोश करेंगे, तो तुम हमारे वो तमाम राज हमें दे दोगे? धावन बोला, आप यकीन नहीं करेंगे सर, ये सब शिल्पा की चालबाजी थी। आपके तमाम अहम राज भी अभी शिल्पा के पास हैं। उसने कहा था कि वो किसी जवान से मोहब्बत करती है, उससे शादी करके देश से बाहर जाकर सुकून से जिंदगी गुजारेगी और मुझे वो तमाम राज देकर चली जाएगी। धावन ने कहा, और तुम इतने बेवकूफ हो कि उसकी बात पर यकीन करके हमारे जरिए पाकिस्तानी असेंबली में दुर्दाना की अक्सरियत कम करवा दी। ऐसा करने से शिल्पा को क्या फायदा पहुंचा? सच सच बताओ, तुम्हारे पीछे पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट्स हैं। फिर उसने एक अफसर से कहा, ये आसानी से नहीं बताएगा और यहाँ इस पर टॉर्चर करना मुनासिब नहीं है, इसे हमारे अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल में ले चलो। उसके हुक्म की तामील की गई। रामू महाराज से कहा गया कि वो घर जाए, उसके बच्चे सही सलामत हैं, उसके भाई और उसकी रखेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सब चले गए, सिर्फ डीजी धावन के बॉडीगार्ड्स बाहर रह गए। उसने कहा, असली मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है, अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे, अभी मेरे साथ चलोगे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। इस बार हमने इनकार नहीं किया। उसके साथ कार में बैठकर उसकी कोठी में आए। वहाँ पद्मनी ने हम दोनों को देखते ही पूछा, आप मेरे भैया और भाभी हैं ना? हम दोनों मुस्कुराने लगे। पद्मनी ने फौरन आगे बढ़कर झुकते हुए मेरे पांव छुए। मैंने आशीर्वाद दी, फिर वो दौड़कर बीना से लिपट गई। बीना ने उसकी पेशानी को चूम कर पूछा, तुम फोन पर कैसे हंस रही थी? जरा हंस कर दिखाओ। वो बेख्तियार हंसने लगी। डीजी धावन ने कहा, ये तो हंसने के बहाने ढूंढती रहती है, मुझसे भी बात करेगी तो पहले हंसेगी फिर बोलेगी। अच्छा बेटी, जल्दी से खाना लगवाओ, हम सब भूखे हैं। पद्मनी दौड़ते हुए चली गई। धावन ने कहा, निसार अहमद, अब मैं तुम्हें मिस्टर नहीं कहूंगा, तुम्हें बेटा कहूंगा। बीना ने कहा, और हम आपको पापा कहेंगे। धावन ने पूछा, तुम खतरात के वक्त निसार के साथ रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा, ये क्या डरेगी, ये रंगून के शूटिंग क्लब में हमेशा 100% मार्क्स हासिल करती थी। इसने कई मामलात में बड़ी जहानत से मुझे मशवरे दिए हैं। इसी शूटिंग क्लब से हमारा रोमांस शुरू हुआ और अब ये आपकी बहू बनी बैठी है। धावन ने कहा, बेटी सदा सुहागन रहो, और निसार अहमद, मैं तो कहता हूँ यहीं रह जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे ज़हीन और दलेर बेटे की जरूरत है। मैंने और बीना ने एक दूसरे को देखा। धावन ने कहा, तुम्हारे पास पाकिस्तान का वीजा है, क्या वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं? मैंने कहा, वहाँ हमारा कोई नहीं है, उसके बावजूद वहाँ जाना जरूरी है। वो बोला, तुम दोनों मुसलमान हो, पाकिस्तान से लगाव होगा, लेकिन यहाँ भी करोड़ों मुसलमान रहते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कभी रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। मैंने कहा, आपसे इतनी मोहब्बत मिल रही है कि हम जाएंगे और एक जरूरी काम करके चले आएंगे, फिर हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसने पूछा, ऐसा क्या जरूरी काम है, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ? मैंने और बीना ने फिर एक दूसरे को देखा। बीना ने सर झुका लिया। धावन ने पूछा, क्या बात है?
मैंने कहा मैं और बीना कल से एक ही सवाल में अटके हुए हैं कि हमें आप पर भरोसा करके असली बात बतानी चाहिए या नहीं। वो सोफे पर सीधा होकर बैठ गया, फिर बोला ऐसी क्या बात है कि मुझ पर भरोसा करने का फैसला नहीं कर पा रहे हो? बीना ने कहा हमने फैसला कर लिया है। हमने निसार से कहा है कि जब हम आपके इतने काम आ रहे हैं तो हो सकता है पाकिस्तान में भी आप हमारे काम आ सकें। धावन बोला मैं बाप हूँ, अपनी जबान से तुम्हें बेटी और इसे बेटा कह रहा हूँ। मैं बाप की हैसियत से हुक्म देता हूँ कि कोई राज है तो मुझे बताओ। मैंने कहा आज से 5 बरस पहले बर्मा के कम्युनिस्ट गोरिलों ने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था। उस वक्त मैं 18 बरस का था। जब अपने घर पहुंचा तो वहाँ पुलिस वाले थे और मेरे माँ बाप की लाशें पड़ी हुई थी। तफ्तीश के दौरान में वहाँ एक छोटा सा पर्स मिला था। उसमें एक शख्स की तस्वीर और गोरिल्ला कैंप नंबर लिखा हुआ था। पुलिस अफसर ने कहा उसका नाम हाशिम है और उसका बाप कासिम अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर है। ये सुनते ही धावन बेचैनी से खिसकता हुआ सोफे के सिरे पर आ गया। मैंने कहा मैंने कसम खाई थी कि हाशिम को तलाश करूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा पागल मत बनो, ये लोग शुमाली बर्मा से आते हैं और फिर देखते ही देखते रूपोश हो जाते हैं। शुमाली जंगलात में जाने वाली पुलिस पार्टी कभी जिंदा वापस नहीं आती। हाशिम को उसी वक्त पकड़ा जा सकता है जब वो दूसरे गोरिलों के साथ उधर हमला करने आए। मैं मजबूर था, क्या करता, उसका इंतजार करता। बीना के डैडी के इंतकाल के वक्त पुलिस अफसर ने मुझे बताया हाशिम का बाप कासिम पाकिस्तान में अंडरग्राउंड माफिया का गॉडफादर है। तब मैंने फैसला किया कि हाशिम न मिले कोई बात नहीं, मैं उसके बाप कासिम को कत्ल करूंगा। धावन ने कहा तुमने मुझ पर भरोसा करके अक्लमंदी की है, उनके बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जिन कासिम को कत्ल करने जा रहे हो वो मर चुका है, उसकी जगह तुम्हारा दुश्मन हाशिम गॉडफादर बना हुआ है। मैंने बेचैनी से पूछा क्या आप जानते हैं वो पाकिस्तान में कहाँ होगा? वो बोला इतना तो मालूम है कि वो लाहौर में है। आजकल वो सियासत में दिलचस्पी ले रहा है। मैं उसके खुफिया अड्डों के पते मालूम करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जब मेरे दिन रात तुम्हारे लिए होंगे तो वो दुश्मन अपनी कब्र खोद कर भी नहीं छुप सकेगा। बीना ने मुझसे कहा निसार ये मैंने तुमसे कहा था, पापा पर भरोसा करना चाहिए। ये सिर्फ भारत के ही नहीं दूसरे मुल्कों के मुजरिमों को भी जरूर जानते होंगे। मैंने धावन से कहा प्लीज आप हमें कल ही किसी फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा दें। हम सिफारत खाने से वहाँ रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत लेकर जा रहे थे। अब हम वहाँ किसी किराए की कोठी में रहेंगे, फिर काम होते ही यहाँ चले आएंगे। धावन बोला कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रॉ के जितने जोनल अफसरान हैं मैं उनके कोड वर्ड्स बताऊंगा। वो तुम्हारे हुक्म पर आधी रात को भी बिस्तर से उठकर दौड़े चले आएंगे। मैं अभी उनसे राब्ता करूंगा, फिर तमाम रॉ के जासूस गॉडफादर हाशिम की तलाश में मसरूफ हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे यकीन है कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। धावन बोला बहुत मुश्किल है क्योंकि खुफिया हाथ की तमाम एजेंसियां भी उसे तलाश कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक किसी के हाथ नहीं आया है। फिर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि उसके 2 साथी बहुत खतरनाक हैं। उनमें से एक औरत ताबानी है और दूसरा मर्द फरमान अली है। हमारा पाकिस्तान जाना आसान हो गया था और वो मेरे सामने बैठा मुझे और मेरी आपी को खतरनाक तस्लीम कर रहा था। मेरा नाम मुहय्युद्दीन नवाब है। मेरी जिंदगी सिर्फ पढ़ने लिखने और वीडियो दस्तावेजी फिल्में देखने में गुजर रही है। उम्र का तकाजा है कि मैं बीमार रहा करूं। जब हम जिंदगी कर्ज लेकर आते हैं तो हमें कुदरती तकाजों को पूरा करना पड़ता है। इंसान कौमी खजाने से या वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेकर उनसे मुकर सकता है, लेकिन कुदरत का मकरूज नादहिंदा नहीं बन सकता। उसे किस्तों में बीमार रहकर पहले अस्पताल जाकर फिर कब्रिस्तान जाकर कर्ज ली हुई जिंदगी को वापस करना पड़ता है। मैं आजकल बीमार रहकर किस्तों में जिंदगी वापस करता जा रहा हूँ। बीमारियां इतना शोर मचाती हैं कि सुकून की खातिर एक दिन शहर खामोशा में चला जाऊंगा। मैं घर से बहुत कम बाहर निकलता हूँ। इस कहानी के रावी फरमान अली से और चंद डॉक्टरों से मुलाकात करने कभी कभी घर से बाहर निकलता हूँ। मेरे पास एक स्याह हैंड बैग होता है जिसमें मेरी दवाएं, एक कैसेट रिकॉर्डर और कई कैसेट्स होते हैं जिनमें फरमान अली की जेर नजर रुदाद रिकॉर्ड करता हूँ। फिर घर आकर उसे अपने तौर पर लिखता हूँ। मैं उस रोज भी वहां पहुंचा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन लेडी डॉक्टर आमना 4 डॉक्टरों के साथ बैठी हुई थी। उन चारों में से 3 डॉक्टर माहिर नफ्सियात थे। उन चारों से और डॉक्टर आमना से हर 15 दिनों के बाद एक मीटिंग होती थी। उस रोज हमारी मीटिंग में 2 सरकारी आला अफसरान थे। मैं उन सबसे मुसाफा करते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर आमना ने एक आला अफसर नौशाद रब्बानी और दूसरे अफसर मलिक रब नवाज से कहा, मैं आप हजरात से क्या तारुफ करवाऊं? इनका ही नाम मुहय्युद्दीन नवाब है, बाकी तारुफ इनका कलम है। इस कलम के बायस आप जैसे आला सरकारी अफसरान ने यहाँ आने की जहमत की है। उन अफसरान ने मेरे स्याह बैग को देखा जिसे मैंने अपने सामने मेज पर रखा हुआ था। नौशाद रब्बानी ने कहा, हमें बताया गया है कि आपके बैग में दवाएं, ऑडियो कैसेट्स और रिकॉर्डर होते हैं। कुछ लिखने पढ़ने के कागजात होते हैं।
मैंने कहा जी हाँ, बाहर आपके एक मातहत ने मेरा बैग चेक किया है, आप भी तसल्ली कर सकते हैं। रब्बानी ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कॉन्फ्रेंस मेज पर मुतल्लिका कागजात और फाइलें रखी जाती हैं, एक बैग रखना कुछ मुनासिब नहीं है। मैंने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं इस बैग की तमाम चीजें निकाल कर मेज पर रखने के बाद इस बैग को नीचे रख दूंगा। मलिक रब नवाज ने कहा, आपकी वो तमाम चीजें मेज पर कुछ मजे का खेज लगेंगी, आप उन्हें बैग में रहने दें। मैंने कहा, जैसा आप हुक्म करें, लेकिन ये बैग इस मेज पर ही रहेगा। इसमें इल्म और जहानत है। जब तक यहाँ एक भी कुर्सी पर बैठा है, मैं इस बैग को उठाकर इल्म को जमीन पर नहीं रखूंगा। नौशाद रब्बानी ने पहले संजीदगी से मुझे देखा, फिर कहा, हम बदनाम हैं कि नाजायज अहकामात पर भी अमल करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन दुनिया का हर इल्म इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से शुरू होता है। इस बैग को मेज पर रहने दें। मैंने शुक्रिया अदा किया। मलिक रब नवाज ने पूछा, आज भी आप अपने जहनी मरीज से मुलाकात करने और उसकी बातें रिकॉर्ड करने आए हैं? मैंने कहा, प्लीज आप उसे जहनी मरीज न कहें, जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं होता तब तक उसे मुजरिम नहीं मुल्जिम कहते हैं, आप भी उसे सिर्फ मरीज कह सकते हैं। उन्होंने कहा, आप डॉक्टर नहीं हैं, राइटर हैं, फिर आप उसका दिमागी तज्जिया करके कैसे कह सकते हैं कि वो जहनी मरीज है? उसकी दिली और दिमागी कैफियत मालूम करता है और मुसन्निफ उसकी रूह को समझने के बाद लिख कर अपना फैसला सुनाता है। मैंने डॉक्टर आमना से कहा, आप यहाँ 3 माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में मुझे भी बुलाती थी, लेकिन आज डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में सरकारी अफसरान की मौजूदगी कुछ समझ में नहीं आई। नौशाद रब्बानी ने मुझसे कहा, आपकी यहाँ आमद से कबल हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन डॉक्टर आमना से गुफ्तगू की थी और इनसे अर्ज किया था कि आप जैसे राइटर को यहाँ एक मेंटल केस में दिलचस्पी लेने दें, लेकिन उस दिमागी केस को एक जहरीली दास्तान बनाने की इजाजत न दें। मैंने कहा, सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसकी गहराइयों को समझ लेने के बाद लोग सुकरात की तरह जहर पी लेते हैं। आप अफसरान ने गले में फंदा लगाकर और खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाकर खुदकुशी के बेशुमार वाकयात देखे हैं। उन्हें गले का फंदा और आग नहीं मारती, सच्चाई का जहर मारता है। हमारा फर्ज है कि हम ऐसे अफराद को खुदकुशी से बचाएं। मैं जिस मरीज का जहनी तज्जिया कर रहा हूँ, अगर अपने कलम से उसके अंदर का बुखार नहीं निकालूंगा तो एक दिन अचानक ही उसका दम निकल जाएगा। मलिक रब नवाज ने कहा, हम भी इंसान हैं, सच्चाई के कर्ब को अच्छी तरह समझते हैं, इसके बावजूद हम मजबूर हैं। जो अहकामात ऊपर से आते हैं उन पर अमल करना हमारा फर्ज होता है। मैंने कहा, बेशक आप मजबूर हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक आपके बहुत से ऊपर वाले हैं, मेरा ऊपर वाला एक ही है। वो कहता है सच कहो और मजबूर किया जाता है कि सच में मिलावट करो। हमें तो आपके पाकिस्तान में रहकर आपके अहकामात पर अमल करते हुए अपने पाकिस्तान को तलाश करना है। डॉक्टर आमना ने कहा, नवाब साहब, ये अफसरान बहुत मसरूफ रहते हैं, मुझे खुशी है कि आप इनके अहकामात पर अमल करने की बात कर रहे हैं, बात यहीं खत्म हो जाए तो बेहतर है। नौशाद रब्बानी ने उठते हुए कहा, मैं वाकई मसरूफ हूँ। आप एक चेयरपर्सन की हैसियत से यकीन दिला रही हैं कि ये अपने मरीज का जहनी तज्जिया करेंगे, लेकिन कलम बंद रहेगा। नौशाद रब्बानी और मलिक रब नवाज ने कहा, यही होना चाहिए। आंखों से जो देखा जाए उसे समझा जाए, मगर लिखा न जाए। हमें अफसोस है, आपको दुख पहुंच रहा होगा। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, दुख कैसा? जब चुप रहेगी जबान, खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। वो बोला, आप जहर उगलने से बाज नहीं आएंगे। वो दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। वो मेरे मामले में सख्त हो सकते थे, लेकिन डॉक्टर आमना की जमानत ने उन्हें मुतमईन कर दिया था। उनके जाने के बाद हम मेज के अतराफ थोड़ी देर तक खामोश बैठे रहे। मैंने डॉक्टर आमना और एक डॉक्टर को मुखातिब किया, फिर कहा, आप दोनों ने इसका मुआयना किया है, प्लीज इसकी जहनी कैफियत बताएं। डॉक्टर आमना ने कहा, वो बड़ी हद तक नॉर्मल होता जा रहा है। वो डाइजेस्ट पढ़ता है और ऐसे खुश हो जाता है जैसे उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने सांचे में ढाल लिया हो। दूसरे डॉक्टर ने कहा, सेहत पहले से बेहतर है, सुबह जॉगिंग करता है, अब जूस पीने और मामूल के मुताबिक खाने से इनकार नहीं करता। एक माहिर नफ्सियात ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर किसी तरीके से इसके अंदर का गुबार निकाला जाता रहा तो वो रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा, सूरत हाल सामने है और ऐसी सूरत में आप जैसे तजुर्बाकार माहिर नफ्सियात, आप जैसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन चाहती हैं कि मैं उसके अंदर का रहा सहा गुबार ना निकालूं। डॉक्टर आमना ने कहा, हम तस्लीम करते हैं, आपका तरीक़ाकार हमारी तवक्को से ज्यादा कामयाब रहा है, लेकिन हम एक को बचाने के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं कर सकते। अगर मैं जमानत न लेती तो वो ये न समझते कि एक कलमकार की हैसियत से आप एक मारूफ शख्स हैं। ऊपर से हुक्म आने के बाद मारूफ शख्सियत भी मुजरिम बन जाती है। मैंने पूछा, इसका इलाज कैसे होगा? डॉक्टर आमना ने कहा, इलाज तकरीबन हो चुका है,
अब हम डॉक्टर की हैसियत से कामयाब इलाज करेंगे, वो जरूर नॉर्मल हो जाएगा। इस मरीज की तरह आप भी हमें बेहद अजीज हैं। आपसे गुजारिश करती हूँ खुदा के लिए मरीज को भूल जाएं, उसके सामने न जाएं। मैंने कहा आप फरमाती हैं तो न यहाँ आऊंगा और न ही उससे मिलूंगा, लेकिन खुदा न खास्ता केस बिगड़ गया तो? वो बोली तो मैं फौरन आपसे राब्ता करूंगी, आपको बुलाऊंगी, ये मेरा वादा है। मैंने दिल बर्दाश्ता होकर अपना बैग उठाया। डॉक्टर आमना मेरे करीब आई। मैं जाने लगा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत और ममता थी। उसने झुककर मेरे लिखने वाले हाथ को चूमा। मैं शुक्रिया कहता हुआ वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।